नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं फील्ड ऑफ क्वेश्चंस पर, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास में दो इंटीग्रल डोमेन्स हैं जो कि आइसोमॉर्फिक है आपस में, तो इनके जो फील्ड ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो भी आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। ये चीज़ हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि हर एक इंटीग्रल डोमेन का फील्ड ऑफ क्वोशंट एग्जिस्ट करता है। तो अगर D1 और D2 दो इंटीग्रल डोमेन्स हैं तो D1 का फील्ड ऑफ क्वोशंट F1 एक एग्जिस्ट करेगा और D2 का भी एक फील्ड ऑफ क्वोशंट एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर हमारे पास में फील्ड ऑफ क्वोशंट्स एग्जिस्ट करता है, वो ये नहीं कि सिर्फ एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं हर एक इंटीग्रल डोमेन के फील्ड ऑफ क्वोशंट्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक एक की, कि सपोज F1 जो है वो D1 का फील्ड ऑफ क्वोशंट है, F2 जो है वो D2 का फील्ड ऑफ क्वोशंट है और ये आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। और ये आइसोमॉर्फिज्म हम प्रूव करेंगे इस आइसोमॉर्फिज्म की मदद से। हेडिंग इसकी कुछ इस तरह से है, आइसोमॉर्फिक इंटीग्रल डोमेन्स हैव आइसोमॉर्फिक फील्ड ऑफ क्वोशंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। Let D1 and D2 are two isomorphic integral domains, then their respective field of quotients F1 and F2 are also isomorphic. अगर हमारे पास में D1 और D2 दो isomorphic integral domains हैं, then their respective field of quotients यानी कि उनकी जो field of quotients आ रहे हैं D1 का F1, D2 का F2, वो भी आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है लेकिन बहुत सिंपल। इसके हर एक स्टेप को आप ध्यान से देखिए, इसको आपको एक बार देखते ही समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको इसके नोट्स जो हैं वो गूगल ड्राइव में दे दूंगी, जिससे आप उनका प्रिंट आउट ले सकते हो और फिर इसको फॉलो करोगे तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। ये काफ़ी सिंपल थ्योरम है लेकिन है इम्पॉर्टेंट। Let D1 and D2 are integral domains such that D1 is isomorphic to D2. अगर D1 D2 से आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब यहाँ पर एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, एक आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग एग्जिस्ट करेगी। Therefore there exists an isomorphism जिसको हम ले रहे हैं से F from D1 to D2। अब अगर हमारे पास में F जो है वो एक आइसोमॉर्फिज्म है तो F11 भी होगा, ऑन2 भी होगा और होमोमॉर्फिज्म भी होगा। तो इसकी ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं वो मैं यहाँ पर यूज कर लूंगी आने वाले टाइम पर। लेट F1 बी द फील्ड ऑफ क्वोशंट्स ऑफ D1 एंड F2 बी द फील्ड ऑफ क्वोशंट्स ऑफ D2। हमारे पास में F1 जो है वो D1 का फील्ड ऑफ क्वोशंट है, F2 जो है वो D2 का फील्ड ऑफ क्वोशंट है। हमें ये शो करना है टू शो F1 इज आइसोमॉर्फिक टू F2। अब हमारे पास में F1 के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, इक्विवेलेंस क्लास AB सच दैट AB बिलोंग्स टू D1, B कैन नॉट बी इक्वल टू 0। दिस सेकेंड एलिमेंट नेवर इक्वल टू 0। F2 के अंदर हमारे पास में एलिमेंट्स हैं इक्विवेलेंस क्लास XY सच दैट XY बिलोंग्स टू D2 एंड द सेकेंड एलिमेंट Y नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर F1 जो है वो D1 का इंटीग्रल फील्ड ऑफ क्वोशंट है, तो उसमें जो इक्विवेलेंस क्लास आएंगी उसके एलिमेंट्स D1 के होंगे और F2 जो है वो फील्ड ऑफ क्वोशंट ऑफ D2 है, तो उसके इक्विवेलेंस क्लास में D2 के एलिमेंट्स होंगे सच दैट Y इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में आ जाता है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमें एक आइसोमॉर्फिज्म स्टैब्लिश करनी है फ्रॉम F1 टू F2 और हमें दे रखी है एक आइसोमॉर्फिज्म F फ्रॉम D1 टू D2। तो इसकी मदद से हम आइसोमॉर्फिज्म जो है वो डिफाइन करेंगे, इसकी मदद से हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे F1 और F2 के बीच में और आगे जाकर हम ये कहेंगे कि ये जो मैपिंग है ये एक आइसोमॉर्फिज्म है। डिफाइन phi फ्रॉम F1 टू F2 बाय phi ऑफ इक्विवेलेंस क्लास AB।
इसके एलिमेंट्स इस तरह के होते हैं F1 के, इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ FA FB। यहाँ पर ये जो F2 के एलिमेंट्स हैं, फील्ड F2 के एलिमेंट्स जो हैं वो हम F की मदद से कुछ इस तरह से ले रहे हैं। ये किस तरह से आया, ये एक्सप्रेशन जो है वो कितना वेल डिफाइंड है वो हम चेक करने जा रहे हैं। नाउ AB जो है वो F1 को बिलोंग कर रहा है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ AB जो है वो F1 को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ, ये A और B जो है वो D1 को बिलोंग करे और B जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हुआ। अब हमारे पास में A B अगर D1 को बिलोंग कर रहे हैं तो FA FB जो है वो F ऑफ D1 को बिलोंग करेगा और F ऑफ D1 हमारे पास में क्या है, D2। अगर F ऑन टू है तो हमारे पास में F होमोमॉर्फिज्म हमको दे रखा है, होमोमॉर्फिज्म हो जाने के कारण वो एक ऑन टू मैपिंग है, तो हमारे पास में F ऑफ D1 जो है वो D2 के बराबर हो गया। तो ये हमने यही लिखा है यहाँ पर। अब अगर FA FB जो है वो FD1 यानी कि D2 को बिलोंग कर रहा है तो इसका जो इक्विवेलेंस क्लास है वो F2 को बिलोंग करेगा। इसी के साथ साथ F ऑफ B जो है वो F ऑफ 0 के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज F इज 1 1। हमारे पास में F क्या दे रखा है, हमको 1 1 मैपिंग दे रखी है, तो यहाँ का जो 0 है वो खाली 0 को मैप होगा, इसके अलावा कोई भी और एलिमेंट 0 को मैप नहीं होगा। तो हमारे पास में F ऑफ B जो है वो F ऑफ 0 को मैप नहीं होगा, बिकॉज F इज 1 1। तो हमारे पास में ये जो इक्विवेलेंस क्लास है FA FB ये हमारी बिलोंग कर जाती है F2 में। Therefore phi is well defined। तो इस तरह से हमारे पास में ये जो phi है ये well defined आ जाता है। हमने यहाँ पर हाफ ऑफ द वेल डिफाइंडनेस प्रूव करी है। किस तरह से, देखिए हमने यहाँ पर ये क्राइटेरिया प्रूव करा है वेल डिफाइंडनेस का कि यहाँ पर हम ये जो एलिमेंट ले रहे हैं F1 का वो इसके अंदर कहीं आ रहा है। हमने क्या लिया है, इक्विवेलेंस क्लास AB बिलोंग्स टू F1, देन F ऑफ A F ऑफ B ये वाला जो एलिमेंट है ये F2 को बिलोंग कर रहा है, यानी इसके अंदर कहीं आ रहा है। हमारे पास में एक और स्केच पेन की मदद से मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्राइटेरिया नहीं आ रहा है कि ये कहीं बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्राइटेरिया अगर आ जाता तो वो वेल डिफाइंडनेस नहीं रहती। लेकिन एक और चीज जो हमको यहाँ पर चेक करनी है वो ये है कि एक एलिमेंट की 2 इमेजेस तो नहीं आ रही हैं, वो हमें यहाँ पर चेक करना है। तो वो हम यहाँ पर किस तरह से चेक करेंगे कि अगर 2 एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उनकी जो इमेजेस आ रही हैं वो भी इक्वल आएंगी। तो वो वेल डिफाइंडनेस हम यहाँ पर अभी चेक करेंगे, जिस तरह से हम हमेशा हर थ्योरम में करते हैं। फाई इज वेल डिफाइंड, और ये वेल डिफाइंडनेस हमको इसलिए चेक करनी है यहाँ पर क्योंकि ये मैपिंग हमने खुद से डिफाइन करी है। अगर हमें थ्योरम के अंदर मैपिंग प्री डिफाइन दे रखी होती, पहले से डिफाइन करके दे रखी होती, तो हमें वो चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम यहाँ पर ये क्राइटेरिया तो कहीं नहीं आ रहा है कि एक एलिमेंट की 2 इमेज आ रही है, वो चेक करनी है। यहाँ पर हमने क्या चेक करा है कि ये जो एलिमेंट की इमेज जो आ रही है F1 की वो F2 में ही आ रही है ना, बाहर तो नहीं जा रही है ना। और यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि इसकी जो इमेज आ रही है वो एक ही आ रही है ना, 2 तो नहीं आ रही है ना। तो phi is well defined. Let equivalence class of AB is equal to equivalence class of A dash B dash, जहाँ पर A B A dash B dash ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, D1 में, और ये जो लास्ट के एलिमेंट्स हैं B B dash ये नॉट इक्वल टू 0 हैं। अब ये दोनों क्लासेस इक्वल हैं, इसका मतलब इनके जो तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, ये हमारे पास में रिलेटेड होंगे बाय दिस रिलेशन टिल्डे। AB इज रिलेटेड टू A dash B dash बाय दिस रिलेशन टिल्डा। अब ये अगर आपस में रिलेटेड होते हैं तो इनके जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट होता है वो इनके मिडिल के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी AB dash इज इक्वल टू BA dash। दोनों साइड F ऑपरेट कर दीजिए, ये आ गया F ऑफ AB dash इज इक्वल टू F ऑफ BA dash। ये चीज़ ऑब्वियसली पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास में F एक वेल डिफाइंड फंक्शन है। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, FA FB dash, FAB dash को हम इस तरह से लिख सकते हैं FA FB dash
और इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी ए डैश को एफ बी एफ ए डैश, बिकॉज एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। ये आ जाता है। नेक्स्ट है, अगर वो दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहा है, एफ ए एफ बी डैश और एफ बी एफ ए डैश, ये हमारे पास में इक्वल आ रहा है। तो ये दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो रिलेटेड हो गए बाय दिस रिलेशन टिल्डा। अब अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेटेड है तो एफ ए एफ बी इज इक्वल टू एफ ए डैश एफ बी डैश, ये दोनों जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो सेम हो गई। और एफ बी क्या है हमारे पास में, ये है फाई ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी, और ये है हमारे पास में फाई ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए डैश बी डैश। तो इस तरह से हमारे पास में फाई जो है वो वेल डिफाइंड आ रहा है, यानी कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आ रही है। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। अब हम बात करते हैं फाई इज 1 1। लेट phi of equivalence class of AB is equal to phi of equivalence class of A dash B dash। जहाँ पर देखिए हमारे पास में ये A B A dash B dash ये सब बिलोंग कर रहे हैं D1 में, और B B dash is not equal to 0। तो हमारे पास में phi of equivalence class of AB क्या है, ये हमें बाय डेफिनेशन दे रखा है, हमने डिफाइन ही इसको कुछ इस तरह से कर रखा है। Equivalence class of FA FB is equal to equivalence class of FA dash FB dash। ये है हमारे पास में, अगर ये दोनों equivalence classes जो हैं वो बराबर आ जाती हैं, इसका मतलब ये जो ordered pairs हैं ये आपस में relate कर गए। FA FB is related to FA dash FB dash by this relation tilde। तो अगर ये दोनों आपस में related हैं तो इनका जो extreme का product है वो इनके middle के products के बराबर हो जाएगा। तो एफ ए एफ बी डैश इज इक्वल टू एफ ए डैश एफ बी, ये आ जाता है हमारे पास में एफ ए बी डैश इज इक्वल टू एफ ए डैश बी। इस स्टेप के बाद में ये वाला स्टेप इसलिए आया बिकॉज एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी डैश को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी डैश, और एफ ऑफ ए डैश एफ ऑफ बी को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए डैश बी। अब हमारे पास में ये दोनों की जो इमेजेस हैं वो इक्वल आ रही हैं, तो ये एलिमेंट्स भी सेम हो गए। एफ ऑफ ए बी डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डैश बी अगर बराबर आ गए तो ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी आ जाता है, बिकॉज एफ इज 1 1। अब अगर ये प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी वो रिलेटेड है ए डैश बी डैश के बाय दिस रिलेशन टिल्डे। ये आ जाता है हमारे पास में। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में अगर वो आपस में प्रोडक्ट आ रहे, अगर वो आपस में ऑर्डर पेयर्स जो थे वो रिलेटेड थे, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए डैश बी डैश। तो इस तरह से फाई जो है वो 1 1 हो जाता है। तो फाई को हमने वेल डिफाइंड और 1 1 मैपिंग प्रूव कर दिया है। अब हमें ऑनटूनेस और होमोमॉर्फिज्म दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो ऑनटूनेस के लिए हम F2 का एक आर्बिटरी एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर एनी इक्विवेलेंस क्लास XY बिलोंग्स टू F2, XY जो है वो D2 को बिलोंग कर रहा है एंड Y जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। सिंस F इज ऑन टू, therefore there exists AB belongs to D1 such that F of A is equal to X and F of B is equal to Y। हमारे पास में ये XY जो है वो D2 को बिलोंग कर रहे हैं, इंटीग्रल डोमेन D2 को, और हमें पता है कि आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है F फ्रॉम D1 टू D2। तो ये एक ऑन टू मैपिंग भी हुई। देयरफॉर हमारे पास में A के कॉरेस्पॉन्डिंग X एग्जिस्ट कर हमारे पास में X के कॉरेस्पॉन्डिंग A एग्जिस्ट कर जाता है, Y के कॉरेस्पॉन्डिंग B एग्जिस्ट कर जाता है, सच दैट F ऑफ A जो है वो X है और F ऑफ B इज इक्वल टू Y है। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये D1 है, ये D2 है, ये है मैपिंग है F, यहाँ पर ये X और Y है, F ऑन टू है, तो X की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी अंडर F सपोज A, Y की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी B।
तो एफ ऑफ ए हमारे पास में हो गया x और एफ ऑफ बी हमारे पास में हो गया y. Therefore equivalence class of xy is equal to equivalence class of fa fb. x को हमने fa से रिप्लेस कर दिया, y को हमने fb से रिप्लेस कर दिया. ये किसके इक्वल होता है? phi ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ab. Therefore phi of equivalence class of ab is equal to equivalence class of xy. तो हमारे पास में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ xy की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ab d1 के अंदर. Therefore equivalence class of ab belongs to d1 is the required pre-image of equivalence class of xy belongs to d2. और हमने ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ xy belongs to d2 जो था वो आर्बिट्ररी लिया था, यानी कि ये वाला f2, ये सॉरी ये f1 है, यहाँ पर ये f2 है, ये भी यहाँ पर f2 है. Equivalence class of AB belongs to F1 is the required pre-image of equivalence class of XY belongs to F2. और ये equivalence class of XY belongs to F2 जो था वो arbitrary था, यानी कि F2 के हर एक एलिमेंट की pre-image exist करती है F1 में. Therefore every element of F2 has pre-image in F1. Therefore हमारे पास में phi जो है वो एक onto मैपिंग आएगी. Therefore phi is onto. अब आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर खाली एक चीज प्रूफ करनी रह गई है, वो है होमोमॉर्फिज्म. वो हम नेक्स्ट पेज पर प्रूफ कर रहे हैं. phi is होमोमॉर्फिज्म. तो यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना होगा. यानी कि टू शो phi ऑफ ए बी, मैं यहाँ पर इक्विवेलेंस बार बार नहीं बोलती हूँ, क्लास ए बी बोल देती हूँ. क्लास से मेरा मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंस ही रहेगा. टू शो क्लास ऑफ ए बी प्लस क्लास ऑफ ए डैश बी डैश इज इक्वल टू phi ऑफ क्लास ऑफ ए बी प्लस phi ऑफ क्लास ऑफ ए डैश बी डैश. ये हमें प्रूव करना है एडिशन वाली प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेशन वाली. phi ऑफ क्लास ऑफ ए बी डॉट क्लास ऑफ ए डैश बी डैश इज इक्वल टू phi ऑफ क्लास ऑफ ए बी डॉट phi ऑफ क्लास ऑफ ए डैश बी डैश. तो सबसे पहले हम ये वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, तो उसके लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. कंसिडर phi ऑफ क्लास ऑफ ए बी प्लस क्लास ऑफ ए डैश बी डैश इज इक्वल टू phi ऑफ एडिशन. हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? ए बी डैश प्लस बी ए डैश कॉमा बी बी डैश. अब इसका हमारे पास में क्या आता है? ये हमारे पास में आता है एफ ऑफ ए बी डैश प्लस बी ए डैश कॉमा एफ ऑफ बी बी डैश. इसको हम ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1. अब हम कंसिडर कर लेते हैं phi ऑफ क्लास ऑफ ए बी प्लस phi ऑफ क्लास ऑफ ए डैश बी डैश. ये वाली साइड इसको हम कंसिडर करते हैं. तो phi ऑफ क्लास ऑफ ए बी क्या आ जाता है? क्लास ऑफ एफ ए एफ बी. phi ऑफ क्लास ऑफ ए डैश बी डैश हमारे पास में आ जाता है क्लास ऑफ एफ ए डैश एफ बी डैश. अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ गया? क्या आएगा? एफ ए एफ बी डैश प्लस एफ बी एफ ए डैश. इस लाइन को देखिए, एफ ए एफ बी डैश प्लस एफ बी एफ ए डैश कॉमा एफ बी एफ बी डैश. हमने इस तरह से एडिशन को डिफाइन करा है यहाँ पर, तो ये आ जाता है. अब एफ ए एफ बी डैश को हम किस तरह से लिख सकते हैं? एफ ऑफ ए बी डैश, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है, प्लस एफ बी एफ ए डैश को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी ए डैश, सेम रीजन, कॉमा एफ ऑफ बी डैश को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी बी डैश. ये हमारे पास में आ जाता है. फिर से यहाँ पर हम इसको कंबाइन कर लेंगे क्योंकि f होमोमॉर्फिज्म है. रीजन लिख दीजिए, f इज अ होमोमॉर्फिज्म. तो ये आ गया f ऑफ ए बी डैश प्लस बी ए डैश कॉमा f ऑफ बी बी डैश. तो ये हमारे पास में किसके इक्वल आ रहा है? 1 के. तो 1 और 2 बराबर आ रहे हैं, तो हमारे पास में phi ऑफ क्लास ऑफ ए बी प्लस क्लास ऑफ ए डैश बी डैश इज इक्वल टू phi ऑफ क्लास ऑफ ए बी प्लस phi ऑफ क्लास ऑफ ए डैश बी डैश आ जाता है. अब हम प्रूफ करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला होमोमॉर्फिज्म, यानी कि ये वाला पार्ट.
अब हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे सबसे पहले इसकी, और फिर राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे और दोनों को इक्वल हम यहाँ पर प्रूफ कर देंगे। Now consider phi of class of AB dot class of A dash B dash is equal to phi of AA dash BB dash। ये हमारे पास में कैसे आया? प्रोडक्ट को जिस तरह से हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, phi of AA dash BB dash हमारे पास में हो जाता है f of AA dash कॉमा f of BB dash। ये तो हमने phi को जिस तरह से डिफाइन करा है वो आ जाता है। अब f of AA dash को हम किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए FA dash बिकॉज f होमोमॉर्फिज्म है। f of BB dash को हम किस तरह से लिख सकते हैं? FB dash, सेम रीजन, f होमोमॉर्फिज्म है। तो ये हमारे पास में ये क्या है? ये बेसिकली प्रोडक्ट है इनका FA FB डॉट FA dash FB dash का, और ये किसके इक्वल है? FA इक्विवेलेंस क्लास ऑफ FA FB किसके इक्वल है? phi ऑफ क्लास ऑफ AB, और क्लास ऑफ FA डैश FB डैश किसके इक्वल है? phi ऑफ क्लास ऑफ A डैश B डैश के। तो हमारे पास में phi ऑफ क्लास ऑफ AB डॉट क्लास ऑफ A डैश B डैश इज इक्वल टू phi ऑफ क्लास ऑफ AB इंटू phi ऑफ क्लास ऑफ A डैश B डैश। तो हमने प्रोडक्ट वाला जो होमोमॉर्फिज्म है वो भी प्रूफ कर दिया है, एडिशन वाला प्रोडक्ट वाला दोनों होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो जाते हैं, तो phi एक होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो जाता है। तो phi हमने 1 प्रूफ कर दिया है, ऑन टू प्रूफ कर दिया है, होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर दिया है, तो phi एक आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है। अगर एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है phi1 और phi2 के, f1 और f2 के बीच में, तो हमारे पास में f1 जो है वो f2 से आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और इसी तरह से हमारी ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ भी यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। लेकिन ये वाला जो थ्योरम है इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका मतलब हमारे पास में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर D1 और D2 दो इंटीग्रल डोमेन्स हैं और F1 जो है वो फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ D1 है, F2 जो है वो फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ D2 है, अगर ये दोनों फील्ड ऑफ कोशेंट आपस में आइसोमॉर्फिक हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो इंटीग्रल डोमेन्स हैं वो आपस में आइसोमॉर्फिक हो। ये क्राइटेरिया ट्रू होने से ज़रूरी नहीं है कि ये वाला क्राइटेरिया जो है वो भी ट्रू हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कन्वर्स एग्जाम्पल लेकर आते हैं, काउंटर एग्जाम्पल, क्योंकि जब भी हमें ये चीज़ प्रूफ करनी होती है मैथमेटिकली, ऐसा कहना होता है कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, तो हम एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं Z इज एन इंटीग्रल डोमेन एंड Q इज अ फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ Z। हम ये चीज़ जानते हैं, हमने एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रखा है ये वाला जब हमने फील्ड ऑफ कोशेंट स्टार्ट करा था तब, कि Z हमारे पास में इंटीग्रल डोमेन अगर होता है तो Q इसका फील्ड ऑफ कोशेंट होता है। ऑल्सो E कंटेन्ड इन Z, या हमारे पास में E क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। वो E कंटेन्ड इन Z इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये भी एक इंटीग्रल डोमेन होता है जहाँ पर हमारे पास में E के अंदर एलिमेंट्स किस तरह के हैं? 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। इसमें हमारे पास में एलिमेंट्स होते हैं 2n सच दैट n बिलोंग्स टू Z। ये हमारे पास में E के एलिमेंट्स हैं। अब हम डिफाइन करते हैं एक मैपिंग phi फ्रॉम E टू Q बाय phi ऑफ 2n इज इक्वल टू 2n बाय 1। यहाँ पर E के हर एक एलिमेंट्स जो हैं वो 2n की फॉर्म में है, तो phi ऑफ 2n इज इक्वल टू 2n बाय 1। आप यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हो कि phi जो है वो एक 1-1 होमोमॉर्फिज्म यानी कि एम्बेडिंग मैपिंग है। हम ये प्रूव करेंगे कि Q जो है वो फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ E है। ये एक इंटीग्रल डोमेन है और Q जो है वो इसका फील्ड ऑफ कोशेंट है। तो उसके लिए अब हमें एक और चीज़ क्या प्रूव करनी होगी कि Q के हर एक एलिमेंट को हम phi ऑफ 2p 2q इनवर्स एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तभी हमारे पास में वो फील्ड ऑफ कोशेंट होगा। नाउ एवरी एलिमेंट ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म p बाय Q। हम जानते हैं कि Q का हर एक एलिमेंट किस तरह का होता है, जहां पर Q जो है वो नॉन जीरो होता है।
अब हम इसको लेते हैं p/q। इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2p इंटू 2q इनवर्स। इसके बाद में एक और स्टेप आप यहाँ पर लिख लीजिए, 2p इंटू 1/2q। उसके बाद में आप यहाँ पर ये लिख सकते हो 2p इंटू 2q इनवर्स। 2p किसके इक्वल है, फाई ऑफ 2p के। एक और स्टेप यहाँ पे लिख लीजिए, 2p/1 2q इनवर्स बाय 1। 2p/1 किसके इक्वल है, फाई ऑफ 2p के। 2q इनवर्स बाय 1 किसके इक्वल है, फाई ऑफ 2q इनवर्स के। तो आप क्या देख रहे हो कि p/q यानी कि q के हर एक एलिमेंट को हम फाई ऑफ 2p इंटू फाई ऑफ 2q इनवर्स एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो एक एम्बेडिंग मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है E से Q के बीच में, और Q के हर एक एलिमेंट को हम इस फॉर्म में भी लिख पा रहे हैं। तो Q हमारे पास में फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ E बन जाता है। Q इज अ फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ E। अब हमारे पास में Z का फील्ड ऑफ कोशेंट जो है वो Q आ गया, E का भी फील्ड ऑफ कोशेंट जो है वो Q आ गया। Q तो आपस में आइसोमॉर्फिक है Q से, क्योंकि सेम ही सेट है, लेकिन Z जो है वो E से आइसोमॉर्फिक नहीं है। नाउ Q इज आइसोमॉर्फिक टू Q बट Z इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू E। अब हमारे पास में Z E से आइसोमॉर्फिक क्यों नहीं है, इसका हमें एक रीजन देना है। Z के अंदर हमारे पास में यूनिटी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर 1 बिलोंग करता है Z को, सच दैट उसको हम Z के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें हमें वो सेम एलिमेंट मिल जाता है। लेकिन अब आप E की पिक्चर को देखिए, यहाँ पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसको E के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें हमें वो सेम एलिमेंट मिल जाए। तो हमारे पास में रीजन यही लिखेंगे हम, बिकॉज Z इज अ रिंग विद यूनिटी बट E हैज नो यूनिटी। Z तो हमारे पास में एक रिंग है विद यूनिटी, मगर E के अंदर हमारे पास में यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और क्या क्राइटेरिया है जिसके कारण Z और E जो है वो आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वो वाला क्राइटेरिया को भी इंक्लूड कर दूंगी। लेकिन अगर हमें कोई भी चीज़ को ना बोलना होता है मैथमेटिकली कि ऐसा नहीं है, तो हम एक कंडीशन भी बता दें वो हमारे लिए सफिशिएंट होती है। तो इस तरह से हमने ये वाली थ्योरम प्रूफ भी कर दी है, और हमने ये भी कह दिया है कि इसका कन्वर्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो। इस टॉपिक के अंदर कल मैंने सर्च करा तो कुछ और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स और प्रॉब्लम्स हैं, वो भी मैं आपको ऑलमोस्ट दो थ्योरम्स इसके अंदर और है, और 3 एग्जाम्स क्वेश्चंस मैंने इसके देखे हैं, 3 यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स मैंने इस टॉपिक में देखे हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में देखे गए हैं। तो वो प्रॉब्लम्स भी मैं आपको कराऊंगी, और उसके बाद में जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसका नाम होगा प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।